नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल प्रताप सिंह है। द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पुराने मेरे छात्र और बाकी सब मुझे जानते होंगे, लगभग लंबा सफ़र रहा है इस जर्नी का। तो अभी हम द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी देहरादून में हैं और यहाँ से हम हर दिन कोई ना कोई वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं डिफेंस के सेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, अभी हम साइंस का पोर्शन लेके चल रहे हैं। ये साइंस का पोर्शन जो है यह आपके डिफेंस के एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में आपको वन डे कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें भी आपकी मदद करेगा। हम 0 से लेके 100 तक का सफर तय करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम पहला पड़ाव पे चलते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था, एक चैप्टर है जो हमेशा आता ही आता है, जिसके बारे में हम क्या बोले, डिसीज। ये चैप्टर जो है ये हर एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने एकेडमी द्रोणेश्वर के बारे में तुम्हें बताऊं तो मैं तुमसे यही कहूंगा कि देखो, हम लोग ना नो होमवर्क के मोटो पे काम करते हैं। ठीक है, हमारा टैगलाइन भी यही है, डिसिप्लिन डेडिकेशन डेस्टिनेशन। ठीक है ना, डिसिप्लिन डेडिकेशन डिटर्मिनेशन एंड देन डेस्टिनेशन। ठीक है, अब पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो हमने नो होमवर्क का प्रोटोकॉल कैसे सेट किया। हम आपको यहीं पढ़ाएंगे, यहीं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और उसके बाद हम आपको यहां से, जब आप घर जाएंगे तो आप अपना टॉपिक कंप्लीट करके निकलेंगे, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक, सैटरडे को हम आपका टेस्ट लेंगे। अगर आपके उस टेस्ट में किसी भी टॉपिक में नंबर कम आते हैं, हम फिर से उसी टॉपिक को आपको तब तक पढ़ाएंगे जब तक आपको वो आ नहीं जाता। यानी कि आप अगर यहां पर हैं तो आप अपने टॉपिक को घर जाके नहीं, यहीं से सीख के जाएंगे। ये है हमारा सुपर 30 बैच और ये है हमारा नया मोटो कि बच्चे को कोई होमवर्क देना ही नहीं है, कोई लोड नहीं देना। क्योंकि मेरा एक मानना है कि फॉर बीइंग एन ऑफिसर फील लाइक ऑफिसर, और मैं चाहता हूं मेरा ऑफिसर कैडेट यहां से बाहर जाने के बाद अपने कंधे पे स्टार महसूस करे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या तो सर, द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी में पहला चैप्टर अगर मैं इस बैच की बात करें तो हम बात कर रहे हैं डिसीज की। नोइंग द एनिमी इज द हाफ क्योर। ये बहुत खतरनाक बात है और इसको इस तरह समझना कि चाहे वो बॉर्डर पे हो चाहे वो बॉडी के लिए हो, सेम है। जैसे कि कोविड आया, गवर्नमेंट को समझ में नहीं आया क्या करना है क्या नहीं करना। ना हमारे पास प्रिपरेशन थी, ना हमारे पास मेडिसिन थे, ना हमारे पास किसी तरह की ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं थी जो हमें बचा सके। क्योंकि जो नंबर 1 होने का दावा करते हैं उनके हाथों हमने बॉडीज के ढेर देखे हैं। ठीक, तो फिर हम क्या करते हैं, हमने क्या काम किया, हमने लॉकडाउन किया। ठीक, हमने उस दौरान जाना कि ये फैल कैसे रहा है। तो जब हमें दुश्मन के बारे में थोड़ा बहुत पता लग गया तो हमने उससे जाहिर सी बात है बचाव भी कर लिया। तो वही मैं बोल रहा हूं, नोइंग द एनिमी इज द हाफ क्योर। ओके, चलो इसी टैगलाइन से आगे बढ़ते हैं। हम सीखते हैं कि क्या चीज है क्या नहीं है। अच्छा, इंट्रोडक्शन की बात करें कि क्या होती है बीमारी। सोच के देखो कि अगर हम डिसीज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम अपने इस टॉपिक की बात कर रहे हैं कि डिसीज है क्या चीज, तो जरा समझो। डिसीज, डिसीज वर्ड जो है, अगर मैं तो बच्चों को इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं, डाइसी, मौत का सागर। ठीक, डिसीज। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम बीमार हो तो कैसे बीमार हो सकते हो, क्या करेक्टर होंगे कि मैं तुमसे कहूं कि तुम बीमार हो। बीमारी का रूप क्या है, एक्चुअली में बीमारी होती क्यों है और इससे हम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कोई तो रीजन होगा। जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं और अचानक मेरा दोस्त आके मुझसे कुछ कह के चला जाए, या किसी ने मुझसे कुछ कह दिया हो और मेरे दिमाग में वही बातें चल रही है और मैं 100% डेडिकेट होकर तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूं, इसका मतलब मैं मेंटली बीमार हूं उस टाइम पर। तो हूं, ठीक है ना, मैं सोशली कोई ना कोई इंपैक्ट तो मेरे ऊपर पड़ा हुआ है। मैं कोई काम कर रहा हूं या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं फिजिकली उस काम को एक्टिव तरीके से ना कर पा रहा हूं, किसी भी वजह से ना कर पा रहा हूं, तो मैं बीमार हूं। इज दैट क्लियर? यानी कि जब आप 100% आउटपुट नहीं दे पाते, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, जब आप 100% आउटपुट नहीं दे पाते, दैट कंडीशन इज नोन एज डिसीज। फिर वो चाहे सोशल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, कैसी भी हो, हम उसी को ही हम क्या बोलते हैं, बीमारी। अच्छा, बीमारी में अगर हम शब्द पढ़े तो हम यहां पे दो शब्दों के साथ टू एंड फ्रो होंगे। कौन कौन से? एक तो है इटियोलॉजी और एक है पैथोलॉजी। एक है इटियोलॉजी और एक कौन सी है, पैथोलॉजी। एक है पैथोलॉजी।
बात करते हैं। एटियोलॉजी में बहुत सारे ज्ञानी होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बीमार पड़ा, मुझे बुखार आ रहा है, कोई मेरे पास आएगा, अरे यार बारिश में भीगा होगा, बीमार पड़ गया होगा। कोई कहेगा पैरासीटामोल खा ले। मतलब कई बार तो तुमने ये देखा होगा, हॉस्पिटल में जाके भी ज्ञान देके आ जाते हैं डॉक्टर के सामने, भाई इसे क्या पता, वही सेम चीज, ठीक है ना। तो जरा सोच के देखो, जहां आप ज्ञानी बन जाए किसी को ज्ञान देने के लिए, हिंदी में कहें ज्ञानचंद, ठीक है ना, जिनके पास ज्ञान का सागर होता है। मुझे अच्छे से याद है कि मैं एक बार एक चाय वाले के पास बैठा हुआ था, उसने मुझे दुनिया भर का ज्ञान दे दिया। कॉफी, क्या नाम है, ये ट्रम्प से लेके मोदी से लेके नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट तक हर किसी का ज्ञान दे दिया। बस उसने मुझे एक ही चीज अच्छी नहीं दी, वो थी चाय। तो मैं यहाँ पे जानता हूं कि हमारे यहाँ ज्ञानी बहुत है। खैर, वही ज्ञानी जो आपको आगे ज्ञान दे रहे हैं कि आप ये काम कर लो, वो काम कर लो, आप ठीक हो जाओगे, यानी कि आपकी बीमारी के बारे में बता रहे हैं, बस बीमारी के बारे में बता रहे हैं, वो एटियोलॉजी है, ठीक है ना। जहां पर हम नॉर्मली बात कर रहे हैं स्टडी ऑफ डिसीज की, स्टडी ऑफ डिसीज, बीमारी का अध्ययन, ठीक है ना। अगर कोई मुझसे कहे तो मैं क्या बोलूंगा, बीमारी का अध्ययन, ठीक है ना। अब उनका ज्ञान लेने के बाद भी मैं ठीक नहीं हुआ, मैं और बीमार पड़ गया, कोई भी रीजन हो, ठीक है ना, मैं ठीक नहीं हो रहा हूं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में जाकर अपना ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। अब क्यों कराना पड़ेगा, सोच के देखो, नहीं कराऊंगा तो गो एंड गॉन। तो वही कि मुझे अपना टेस्ट कराना पड़ेगा, और उस टेस्ट में कोई रिपोर्ट आ गई तो फर्दर टेस्ट, यानी कि मुझे एक्चुअल में कॉज मिलेगा कि मैं बीमार क्यों हुआ। ये ज्ञानियों की वजह से नहीं, ठीक है ना, ये ज्ञानी तो ज्ञान देके चले गए, ठीक है ना। अब मुझे एक्चुअल में पता लगेगा मैं बीमार हुआ क्यों, रीजन क्या है, कॉज क्या है। और अगर मुझे ये सारी चीजें पता है, सिम्टम्स वगैरह ये सारी चीजें पता है, तो शायद मैं उसका सही इलाज भी ले पाऊं। बुखार तो मलेरिया में आता है, बुखार तो डेंगू में भी आता है, पर ऐसा थोड़ी ना डेंगू के बुखार में आप मलेरिया की दवाई दे दोगे। सोच के देखो ना यार। तो इसी वजह से पैथोलॉजी का जन्म होता है, और पैथोलॉजी क्या कहती है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिसीज, साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिसीज। बीमारी के कारणों का, बीमारी के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है ना। किसी भी जगह जो बीमारियां होती हैं उनके कारणों का जो साइंटिफिक कॉज होता है वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, पैथोलॉजी के अंदर। यानी कि यहां पे हमने दो चीजें सीखी कि एटियोलॉजी क्या होता है, पैथोलॉजी क्या होता है, ज्ञानी का ज्ञान, एटियोलॉजी, और वो ज्ञान के पीछे का सारांश पता लग जाए तो पैथोलॉजी सीख गए तुम। अब टाइप ऑफ डिसीज की बात करते हैं। यार क्या होती है टाइप ऑफ डिसीज, जरा देखते हैं, जरा सोच के देखो, ठीक है, कि एक बीमारी पैदा होने से पहले हो गई, बच्चा पैदा नहीं हुआ, बीमार हो गया, बिफोर बर्थ, पैदा होने से पहले। इन बीमारी को कहते हैं कंजेनाइटल, कंजेनाइटल डिसीज, जन्मजात बीमारी, ठीक है ना। बच्चा मां के पेट के अंदर ही बीमार हो चुका है, बड़ी गलत बात है, ठीक है ना। बच्चा मां के पेट के अंदर ही बीमार हो चुका। अब ऐसे में हम क्या करें, हम क्या करें कि बच्चा मां के पेट के अंदर अगर बीमार है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे पास कोई रीजन है, क्या हमारे पास कोई तरीका है कि उसको हम ठीक कर सकें, नहीं है। अभी प्रेजेंट डे के मेडिकल में यह पॉसिबल नहीं है कि मां के पेट के अंदर हम उसका इलाज कर सकें। हाँ, हम डिसीज को डिटेक्ट कर सकते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी आ चुकी है, क्रिस्पर वगैरह जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जिनसे हम चीजों को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। पर ये इलाज इतने सस्ते नहीं होते। तो सबसे पहली बीमारी जो मां की कोख से उसे मिल गई, ठीक है ना, ऐसा नहीं है इसमें मां जिम्मेदार है, इसमें कोई भी वजह हो सकती है। इनको बोलते हैं जन्मजात बीमारियों में, इनको कहा गया जेनेटिक डिसीज, कि दोनों पेरेंट में से किसी एक के जीन की वजह से इस बच्चे में कोई दिक्कत देखने को मिली, इसको कहा गया आनुवांशिक बीमारी। अरे कौन सी बीमारी, आनुवांशिक बीमारी, जेनेटिक डिसीज, सिंपल से, ठीक है ना। दूसरा, ये जनरली तब देखने को मिलता है जब मां या बाप किसी एक में, ठीक है ना, कोई नशे का विकार हो, ठीक है, या वो किसी पॉल्यूशन में रहते हो, मतलब कोई भी एक ऐसी जगह हो जो बच्चे के हेल्थ के लिए ठीक ना हो, वहां पर हमें देखने को मिलती है डिफॉर्मेबिलिटी, जिसको हम कहते हैं विकृति,
ठीक है ना। जैसे कि कई बार देखा होगा बच्चे का दिल सीने से ऊपर आ गया, ठीक है ना, पैर नहीं बना, हाथ पैर मांस का, आंखों की जगह मांस का लोथड़ा बन गया, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज आ गई यार, तो उसको बोलते हैं डिफॉर्मेबिलिटी, ठीक है ना। ये मां के पेट के अंदर होने वाली बीमारियां हैं, इसको हमने क्या बोला, बिफोर बर्थ कॉन्जेनिटल, ठीक है ना। अब जरा सुनो कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक, अब जरा समझते हैं। नेक्स्ट बीमारी होती है बेटा आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ, पैदा होने के बाद, मैं सिंपल शब्दों में लिख रहा हूं, पैदा होने के बाद। ये कौन सी है? ये पहली थी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जो संक्रमण से ना फैले, गैर संक्रामक बीमारी जो संक्रमण से ना फैले, ठीक है। बीमारियां बहुत टाइप की होती हैं, जरा सोच के देखो, मैं मेरे दोस्त अभी जस्ट यहां पे आए थे, अब सोचो कि अगर वो यहां पे आए और उनके अंदर मैंने मान लिया कि कोई विटामिन की कमी है, वैसा थोड़ी ना उनसे मिलते हैं, हाय दोस्त अब मेरे को विटामिन कमी हो गई है भाई, ये तो नहीं हो सकता ना पॉसिबल। या सोच के देखो, कोई आदमी है, कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है जिसको ऑस्टियोमलेशिया है, प्रोटीन सॉरी ऑस्टियोमलेशिया कह रहा हूं, क्वासिलकोर है, ठीक है ना, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी, अब बताओ मुझे, अब मैं उसके साथ जाऊंगा, मेरे को थोड़ी ना वो बीमारी सेम लग जाएगी, ठीक। कोई भी ऐसी बीमारी जो किसी भी मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से होती है, वो बीमारी कभी भी, ठीक है ना, कम्युनिकेबल नहीं हो सकती। जैसे, ठीक है ना, कौन सी बीमारी है, जरा देखते हैं। प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन की कमी से। एक ऐसी बीमारी भी है जिसे हमने कहा डायरेक्ट डिसीज, जो सीधे होती है, जो संक्रमण से नहीं फैलती, और ये बीमारी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा श्राप है, ठीक है ना। इसको कहा गया कैंसर। इसको क्या कहा गया? कैंसर। पढ़ेंगे हम इसको भी, कैंसर, ठीक है ना। कैंसर को अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर फोड़े का मुंह शरीर के ऊपर आ रहा है तो वो फोड़ा है, और अगर उसका मुंह स्किन के अंदर अगर यहां बन गया, वो करते हैं ना पिच, अंदर से पूरा आइसक्रीम से एक सा निकल के आ जाता है, फिर जब इसको और दबाते हैं तो एक बनीला सा वो निकल के आता है ना, जैसे, ठीक, अब टेस्ट की बात तो नहीं करूंगा मैं, ठीक है तो पर्टिकुलरली जरा सोचो, और जब तक वो चीज बाहर नहीं निकलती तब तक बस बनता रहता है। अब जरा सोच के देखो, इसका मुंह ऊपर ना बन के नीचे बन गया, फिर दैट्स कॉल्ड कैंसर, सिंपल शब्दों में, ठीक है। दूसरी कौन सी बीमारी है बेटा? दूसरी बीमारी है कम्युनिकेबल डिसीज। दूसरी कौन सी बीमारी है? कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज, जो संक्रमण से फैले, जो संक्रमण से फैले। हम एक एक करके पर चैप्टर डिफाइन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिसीज, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब जेनेटिक डिसीज से, कंप्लीट जितना हो सकता है, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहां पे मैं एक बात बता दूं, है ना, इसी स्लाइड पर, जिससे कि तुम्हें कुछ चीजें समझ में आ जाए। डिसीज और डिसऑर्डर में क्या अंतर होता है? डिसऑर्डर और सिंड्रोम, ठीक है ना, ठीक है। जिसके फिक्स सिम्टम हमें पता हो, फिक्स सिम्टम्स, सिम्टम फिक्स नहीं है, कॉज पता हो, कॉज ना पता हो, दोनों में अंतर समझ में आ गया?
ठीक है ना। जिस बीमारी के बारे में हमें पता है डिसीज है, जिसके बारे में हमें कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, उसे हम किस में अकाउंट करते हैं? डिसऑर्डर में। यानी कि बीमारी है, बस हमें उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है। ठीक है ना। सिंड्रोम के दो मतलब हो सकते हैं, या तो इसका मतलब है ग्रुप ऑफ डिसीज, या तो इसका मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ डिसीज, या डिफेक्ट इन जीन। डिफेक्ट इन जीन, ठीक है ना। किसी जीन में डिफेक्ट होना, ऐड होना, सब्सट्रैक्ट होना, वो सारी चीजें जेनेटिक पर्टिकुलर शब्द में हम क्या वर्ड यूज करते हैं? सिंड्रोम। तो हमारे पास यहां पे तीन शब्द आएंगे जो आगे जाके आप पढ़ोगे, डिसीज, डिसऑर्डर और सिंड्रोम। जिसके बारे में हमें पता हो उसे हम क्या बोलेंगे? डिसीज। जिसके बारे में हमें नहीं पता हो और हम काम कर रहे हैं उसे बोलेंगे हम डिसऑर्डर। और सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिसीज या फिर किसी जेनेटिक वर्ड में हम इसका यूज करेंगे। यहां पे मैंने तुम्हें इसलिए बता दिया जिससे कि तुम्हें याद रहे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले जेनेटिक डिसीज, और जेनेटिक डिसीज में पता होने के लिए सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए आपकी बॉडी के बारे में कि क्या होती है जेनेटिक डिसीज। सोच के देखो ना यार कि राजस्थान में टाइफाइड सबसे कॉमन बीमारी है, ठीक है ना। टाइफाइड आज तक जेनेटिक नहीं हुई, ठीक। बाकी बहुत सारी बीमारियां हैं जो जेनेटिक के कगार पे आ गई, ठीक है ना। क्यों? यही एक रीजन है कि कोई भी बीमारी जेनेटिक होने के कगार पर कब आती है, और हाँ आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो जितना मैंने समझा है मैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हें समझाता हूं। बॉडी जो बनी होती है, ठीक है ना, मेड अप ऑफ, बॉडी जो बनी होती है वो याद रखना टू टाइप ऑफ सेल होती है। हमारी बॉडी दो तरह की कोशिका से बनी होती है, दो प्रकार की कोशिका। हमारी जो बॉडी बनी है वो एक्चुअल में दो प्रकार की कोशिकाओं से बनी है। कौन कौन सी कोशिकाएं? जरा हम इनको देखते हैं। एक कोशिका होगी भाई सोमेटिक सेल। एक कोशिका कौन सी सेल होगी? सोमेटिक सेल। वाह। एक कोशिका कौन सी सेल होगी? सोमेटिक सेल। इसको बोलते हैं कायिक कोशिका। कायिक कोशिका। और दूसरी सेल होगी बेटा जर्मिनल सेल। ये इसी साल का क्वेश्चन है। जर्मिनल सेल, जननी, या कुछ जगहों पे से गौड़ भी कहते हैं, गौड़ कोशिका। कुछ जगहों पे से गौर कह के भी पूछते हैं, ठीक है ना, पितृ वाली कोशिका। तो दो तरह की हमारे पास सेल हो गई, सोमेटिक सेल और जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल की अगर हम बात करें, ठीक है ना, जर्मिनल सेल की बात करें, स्पर्म और ओवा बनाने वाली सेल। स्पर्म और ओवा बनाने वाली सेल। फिर से हम समझते हैं। मैंने कहा स्पर्म और ओवा बनाने वाली सेल को हम जर्मिनल सेल कहते हैं, बाकी किसी भी सेल को हम जर्मिनल सेल नहीं कहते। मैं फिर से कह रहा हूं, स्पर्म और ओवा बनाने वाली सेल को ही क्या बोला जाता है? जर्मिनल सेल, ठीक है ना। यानी कि कंप्लीट टेस्टिस नहीं, कंप्लीट वृषण नहीं, वृषण की भी वो कोशिकाएं जो शुक्राणु या स्पर्म बना रही होती हैं, जैसे कि लीडिंग सेल, ठीक है ना, सिर्फ वो। यानी कि बाकी का वृषण, बाकी का टेस्टिस किसका हिस्सा हो गया? सोमेटिक सेल का। तो इसका मतलब यह हुआ कि सोमेटिक सेल कौन सी सेल होगी? ठीक है ना, जर्मिनल सेल को छोड़कर बाकी सेल, जर्मिनल सेल को छोड़कर बाकी सेल। तो जर्मिनल सेल को छोड़कर बाकी जितनी भी सेल है वो नो डाउट कौन सी सेल होगी? सोमेटिक सेल। तो मेरे बच्चों अगर तुम किसी की आंखों में झांक रहे हो तो एक्चुअल में कौन सी सेल में झांक रहे हो? सोमेटिक या जर्मिनल? वो जर्मिनल सेल पुराने ऋषियों की आंखों में होती थी, अपनी नहीं है, कहीं तुम सोच लो। अच्छा, इसके अलावा हाँ, पुराने जो पुरुष हुआ करते थे वो महापुरुष थे, इसलिए उन्हें महापुरुष कहा जाता है। अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक। तो इसका मतलब अगर तुम, मैं अपने हाथ पे हाथ रख के बैठा हूं, एक्चुअल में कौन सी सेल है? सोमेटिक सेल है, जर्मिनल सेल? अपने आप दिमाग लेके आओ, ठीक है। किडनी कौन सी सेल है? सोमेटिक सेल है, जर्मिनल सेल? हार्ट कौन सी सेल है? सोमेटिक सेल है, जर्मिनल सेल? मैंने कहा कि टेस्टिस और ओवेरी में स्पर्म या ओवा बनाने के अलावा कोई भी कोशिका उठा लो, आंखें बंद करके उसे कौन सी सेल कर दो तुम? आंखें बंद करके उसे कौन सी सेल कर दो? ठीक है ना, सोमेटिक सेल। बिल्कुल सही तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो अब जरा सुनो, जब भी कोई बीमारी, अब यहां पे याद रखना,
जब भी कोई बीमारी सोमेटिक सेल से होते होते जर्मिनल सेल तक पहुंच जाए, इतना इजी नहीं है पहुंचना, ठीक है ना। जब भी कोई बीमारी सोमेटिक सेल से होते होते जर्मिनल सेल में पहुंच जाए, यह बीमारी जेनेटिक बन जाती है, ठीक है ना। जो मैंने समझाया सिंपल सा जेनेटिक को, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, जब कोई बीमारी सोमेटिक सेल से होते हुए जर्मिनल सेल में पहुंच जाए, जर्मिनल सेल में पहुंच जाए, तो ये जेनेटिक हो जाती है, ठीक है ना। जब कोई बीमारी सोमेटिक सेल से होते होते जर्मिनल सेल में पहुंच जाए, तो ये क्या हो जाती है, जेनेटिक हो जाती है। और हमारे पास दोनों चीजें हैं, सोमेटिक सेल भी और जर्मिनल सेल भी है, ठीक है ना। अब जरा सुनो, हमारी जो बॉडी है वो एक्चुअल में 46 क्रोमोसोम से मिलकर बनी है। कितने क्रोमोसोम से मिलकर बनी है? 46 क्रोमोसोम, ठीक है ना। और 46 क्रोमोसोम का मतलब होता है 23 पेयर, ठीक है ना। क्रोमोसोम जरा समझना, ठीक है ना। याद रखो हमेशा कि हम सब एक कोडिंग से मिलकर बने हैं, और वो कोडिंग हमारे अंदर जो आई वो जीन के थ्रू आई, ठीक है ना। जीन आपस में जुड़ते चले गए, एक बहुत बड़ा पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना जिसे हमने डीएनए का, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा, और उस डीएनए की लॉन्ग फॉर्म कहलाई क्रोमोसोम। यानी कि हम सब अपने आप में बने हैं किसी ना किसी जीन से, और ये जीन हिस्सा है छोटा सा किसका? डीएनए का। और डीएनए की ही लॉन्ग फॉर्म क्या है आगे जाके? क्या? क्रोमोसोम। और ऐसे ही हमारे पास 23 पेयर है, यानी कि 23 तो आए मां से और 23 किससे आए? फादर से, ठीक है ना। इसमें जो 22 पेयर की बात करते हैं, 22 पेयर की बात करते हैं, ये 22 पेयर होते हैं बेटा ऑटोसोम। 22 पेयर क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं, ठीक है ना, जिनसे हमारा पूरा शरीर बना है। अगर तुम मेरी आंखें देख रहे हो, इन आंखों का रंग भी जो है वो ऑटोसोम से बना है। तुम मेरे बाल देख रहे हो, तो ये बालों का रंग भी किस किस वजह से? बालों का रंग तो खैर जवानी की वजह से है, ठीक है, डाई भी हो सकती है। बाल देख रहे हो, तो ये बाल का जो भी है वो भी किसकी वजह से है? ऑटोसोम की वजह से। आप मेरे कद काठी देख रहे हो, भाई सुंदर लग रहा होगा, ये भी किसकी वजह से है? ऑटोसोम की वजह से। यानी कि अगर कोई मुझसे बात करता है तो मैं बात करूंगा किसकी? ऑटोसोम की। मतलब जननांगों को छोड़कर हमारी पूरी बॉडी किससे बनी होती है? ऑटोसोम से। और इंक्लूडिंग अभी जस्ट अगर मैं कहूं, जो भी थोड़ा बहुत दिमाग में है, जो भी मैंने पढ़ा, ऑटोसोम सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही कैरी नहीं करते, ठीक है ना, ये एक मेमोरी कैरी करते हैं। इस तरह से समझना, ठीक, कि एक चिड़िया ना अपने बच्चे को कभी ये नहीं सिखाती कि घोंसला कैसे बनाना है। पर तुमने देखा होगा कि कुछ ऐसी चिड़िया होती हैं जो इतने अच्छे घोंसले बनाती हैं कि उनके सामने एक आर्किटेक्ट भी फेल होता है स्टेबिलिटी के तौर पर। सोच के देखो ना, तुमने गांव में देखा होगा, और पक्का देखा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा होगा किसी ने। हाँ, अगर तुम्हें कुछ चीजों को देखने के बाद टाइम मिले तो ऑटोसोम जो पूरे शरीर को बनाए, मेमोरी करे। इवन मैं तुम्हें बता दूं, हमारा इंटरेस्ट किस में होगा? हम एक पत्नी व्रता होंगे, बहुपत्नी व्रता होंगे, हम मैथ पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, चोरी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे, हर एक चीज हमारे दिमाग में जो फीड होती है वो ऑटोसोम की वजह से होती है, ठीक है ना। 23rd पेयर, 23rd पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। 23rd पेयर कौन सा क्रोमोसोम होता है? सेक्स क्रोमोसोम। आइदर एक्स, आइदर वाई। अच्छा याद रखना बेटा, सबसे छोटा क्रोमोसोम, सबसे छोटा क्रोमोसोम, ठीक है ना, 21st क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना। एक्स और वाई, हमारे पास दो क्रोमोसोम आ गए, एक्स, एक्स क्रोमोसोम, और वाई। वाई क्रोमोसोम। याद रखना बेटा, मेल और फीमेल बनाने की इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, एक्स के पास ही होती है।
बाई एक्चुअल में ना फीमेल बनाने की इंफॉर्मेशन को क्या कर देता है, सप्रेस्ड कर देता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है इस चीज को। और यहां से हमें पता लगा कि 22 प्लस एक्स, एक्स, ठीक है ना, ये अगर हुआ है तो इसका मतलब आप बात कर रहे हो लड़की की। और 22 प्लस एक्स वाई हुआ है तो ये बात कर रहे हो आप किसकी, लड़के की। और पुत्र आज भी ना समाज में लड़कियों को ना टोका जाता है, किसके लिए, कि उनका पहला बच्चा जो है ना वो लड़का पैदा क्यों नहीं हुआ। रिसेंटली मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रहा था, उसके भी घर में बहुत ज्यादा कलेश हुआ सिर्फ इसी चीज पे। मैं क्लियर कट कहना चाहता हूं आज के पढ़े लिखे संसार से, ठीक है ना, लड़का पैदा होना सिर्फ लड़के के ऊपर डिपेंड करता है, कभी लड़की के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर आपको बहुत ज्यादा ही शौक है तो जाके चेक कराओ अपना जीन, कहीं ऐसा तो नहीं है जेनेटिक तरीके से ही बाई क्रोमोसोम कमजोर पड़ा हुआ है। ठीक है ना, कोई भी रीजन हो सकता है ना कि जेनेटिक तरीके से बाई क्रोमोसोम कमजोर हो सकता है। ठीक है ना, या हो सकता है कि जब आपके सेकेंडरी कैरेक्टर आ रहे हो तो आपने जवानी के जोश में इतनी हरकतें कर ली हो, इस तरह की चीजें, टॉक्सिसिटी, इस तरह की चीजें रखी हो अपनी लाइफ में कि उसकी वजह से आपके जेनेटिक कंपोनेंट्स पे या जेनेटिक इस पे कोई ना कोई इंपैक्ट पड़ गया, सेम प्रॉब्लम है। उसके लिए कोई भी लड़की जिम्मेदार नहीं होती है। ठीक है ना, तो याद रखना, लड़की पैदा होना, ठीक है ना, लड़की पर डिपेंड हो सकता है, लेकिन लड़का पैदा होना सिर्फ किस पर डिपेंड होगा, लड़के पर ही होगा। सबको समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना। पर यहां से अभी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है ना, ये सारे के सारे 46 है, ये सारे के सारे कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। ये सारे के सारे कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है। अब अगर मैं होता तो मैं तुमसे यहां से क्वेश्चन क्या पूछता, वैसे तो ये सारे ही क्वेश्चन है, ठीक है, सोच के देखो। मैं तुमसे पूछता 22 प्लस एक्स, ठीक है ना, 22 प्लस अगर एक्स मैंने आपसे कहा है तो याद रखना ये अनफर्टिलाइज्ड है, इसके आगे कुछ भी नहीं लगा है, तो इसका मतलब यह है अनफर्टिलाइज्ड है, अनिषेचित है। ठीक है ना, ये स्पर्म भी हो सकता है और ये ओवा भी हो सकता है। यानी कि अभी ये जो भी है ना, ये या तो अपने मदर की बॉडी में है या अपने फादर की बॉडी में। ठीक है ना, इसका अभी हो सकता है मदर की बॉडी में आ गया हो पर क्रॉस नहीं हुआ है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर मैं कहूं कि 22 प्लस ये y है तो याद रखना ये लिखा हुआ है अनडाउटली अनफर्टिलाइज्ड स्पर्म, यानी कि इसका रिश्ता सिर्फ मेल के साथ है इस टाइम पर। और ये सारे के सारे कितने हैं, 23 क्रोमोसोम है, ये पेयर में नहीं है। ये कितने क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम है। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया, 22 प्लस एक्स प्लस 22 प्लस वाई। यहां तक क्लियर? पक्का सबको क्लियर है? अब हम बात करते हैं, जरा समझो। ठीक है ना, ये मेरी सोच हो सकती है कि मैंने इतना सोचा हो, बाकी अगर कोई और चीज होगी तो मैं सीख लूंगा, अपग्रेड कर लूंगा। लेकिन जनरली मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बात करते हैं कि कोई भी क्रोमोसोम से बीमारी क्यों फैलती है, तो मुझे इतना पता है कि जो बीमारी आती है अगर वो एक ही जनरेशन में है तो शायद बॉडी खुद को रिकवर करती होगी। और इसका मैं तुम्हें इसलिए कह सकता हूं क्योंकि बाई क्रोमोसोम से ऐसी कोई जेनेटिक डिसीज देखने को नहीं मिली। जेनेटिक डिसीज कहां से देखने को मिली, एक्स क्रोमोसोम से। रीजन है, जरा समझना, मैं इसको रफ कर दूंगा। जैसे कि ये मेरे ग्रैंडफादर का जीन है, ठीक है ना, और ये मेरी ग्रैंड मदर का, ठीक है ना, बी कर देता हूं। ठीक है, तो अगर मैं इनका क्रॉस करूंगा तो ये एक्स से एक्स बी, एक्स से एक्स बी, ठीक है ना, और ये आ गया एक्स बी वाई, ये क्या आ गया, एक्स बी वाई। ठीक है ना, यानी कि मेरे फादर में जीन कौन सा आया, एक्स बी वाई। ठीक है ना, ये मेरी मदर का जीन हो गया एक्स बी, इसको हमेशा अल्फाबेटिक क्रम में लिखते हैं, एक्स बी एक्स सी, एक्स सी वाई, एक्स सी वाई। ये मेरा जीन हो गया। और कल को अगर मैं शादी करूं, मेरा मूड बना, तो इस सब दर्द के बाद भी एक्स डी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स सी एक्स डी, एक्स सी एक्स डी, एक्स डी बाई एक्स डी बाई। यानी कि सुनो,
अगर मैं शादी करूंगा तो मेरे बच्चे में भी वाई क्रोमोसोम जाएगा, मेरे को वाई क्रोमोसोम मिला मेरे फादर से, मेरे फादर को मिला उनके फादर से, उनके फादर को मिला उनके फादर से, यानी कि जब कभी भी हम, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रिमिटिव हम सबके जानवर है, जब कभी भी हम उस कैटेगरी से इस कैटेगरी तक, इवन आने वाली जनरेशन की कैटेगरी तक आते हैं, तो हमारा सिर्फ एक ही क्रोमोसोम आगे बढ़ता चला गया, जिसका नाम क्या था? वाई क्रोमोसोम। याद रखना कि हम जो जनरली क्या देते हैं ना कि वंश जो है लड़का आगे बढ़ाता है, सही बात है, पर यह आधी बात है, ठीक है ना। वंश लड़का आगे जरूर बढ़ाता है, ड्यू टू वाई क्रोमोसोम आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन वंश को फैलाने का काम कौन करती हैं? लड़कियां। यानी कि जो मेरी दादी बुआ का जीन होगा वो तो मेरे परिवार में अभी है ही नहीं एक्स वाला, वो तो कहीं और फैल गया, ठीक है ना। जो बुआ का जीन है वो कहीं और है। इज दैट क्लियर? तो याद रखना कहीं पर भी हो, वो वंश को फैलाने वाला काम कौन करता है? हमेशा लड़कियां करती हैं। तो अगर आज आपके परिवार का जीन कहीं से भी मैच कर रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार है हमारी बुआ या मासी। इज दैट क्लियर? तो आप समझ में आया कि गोत्र क्यों छोड़ते हैं? Oops. बस इस बोर्ड में ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बात कर रहे हैं सेक्स लिंक डिसऑर्डर। सेक्स लिंक डिसऑर्डर क्यों होते हैं ये मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है ना। एक्स क्रोमोसोम की वजह से क्यों होते हैं ये भी मैंने तुम्हें समझा दिया, और इसमें हम बात करेंगे डिसऑर्डर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मैंने तुम्हें समझाया था कि डिसऑर्डर क्या होते हैं, ठीक है। ओके, चलो अब हम आगे आते हैं। ड्यू टू एक्स क्रोमोसोम, ठीक, एक्स क्रोमोसोम की वजह से सबसे पहली बीमारी जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कलर ब्लाइंडनेस। ओके, व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस? जरा समझो। मैं फिर से कह रहा हूं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है एसटीडी, वो फिजिकली इंटीमेसी की वजह से बनती है, ये सेक्स लिंक डिसीज है। याद रखना, लैंगिक संसर्ग से होने वाली बीमारी वो है, ठीक है ना। ये हिंदी में कहते हैं इसको, अगर किसी को नहीं याद रहे, लिंग सह लग्न रोग, ठीक है ना। एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम की वजह से जो होने वाले रोग होंगे उनको क्या बोला जाएगा? सेक्स लिंक्ड डिसीज। सबको क्लियर? अब हम इन्हीं पे बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले रोग की बात कर रहे हैं जो कि डिफेक्ट की वजह से है, ठीक है ना। इसका नाम है क्या? कलर ब्लाइंडनेस। क्या नाम है? कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। सबसे पहले सुनते हैं, तुमने नाम सुना होगा जॉन डाल्टन साहब का। जॉन डाल्टन, याद करो, एटम, ठीक है ना, याद करो एटम को। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, यही है जॉन डाल्टन साहब। भाई साहब बचपन से ही कलर ब्लाइंड थे, इन्हें बड़ी दिक्कत होती थी। कुटे होंगे, पक्का कुटे होंगे यार, पक्का। अगर भारत में होंगे तो खाल छेद दी गई होगी, ये तो कंफर्म है, क्योंकि हमारे गार्जियंस तो हमारे गार्जियंस थे, हमारे हैं, कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। मम्मी हमारी पीटती हैं, फिर इस बात पे और पीटती हैं कि रोया क्यों, है ना। बचपन में तो मैं कुटा हूं, मम्मी से बहुत कुटा हूं, पापा से कभी नहीं कुटा, मम्मी से बहुत कुटा, और वो भी अपनी गलती पे नहीं, बस किसी की भी गलती पर। तो पहला कि ये बीमारी जॉन डाल्टन को थी, ठीक है ना, इसीलिए इस बीमारी का नाम शुरू में क्या पड़ा? डाल्टनिज्म, ठीक है ना। तो यहां पे एक अच्छा क्वेश्चन है ये कि डाल्टनिज्म क्या है। तो डाल्टनिज्म कलर ब्लाइंडनेस का ही दूसरा नाम है, या कहो तो पहला नाम है, ठीक है ना। अच्छा, क्या था? डाल्टन ने ना रेड ग्रीन पे काम किया, ठीक है। जरा देखो, इन्होंने कहा कि जो रेड ग्रीन सेल्स होती हैं, उन कुछ लोगों को यह चीज कभी क्लियर समझ में नहीं आती कि रेड कलर कैसा है और ग्रीन कलर कैसा है। इसके ऊपर डाल्टन काम कर रहे थे। मैं फिर से कह रहा हूं, कलर ब्लाइंडनेस को सबसे पहली बार ऑब्जर्व करने वाले बंदे कौन है? डाल्टन साहब है। और डाल्टन साहब भी इसलिए क्योंकि भाई साइंटिस्ट आदमी है, वो सोच रहा है मैं यार इतना होशियार हो गया, इतना पढ़ लिख गया, फिर भी लोग मुझे कलर पे कूट के चले जाते हैं, तो है क्या। अब इसने देखा कि रेड ग्रीन में दिक्कत होती है, तो उस बीमारी को हमने क्या बोल दिया? डाल्टनिज्म बोल दिया, ठीक है। अब ये बीमारी होती किस वजह से, जरा हम सीखते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं यहां पे एक स्लाइड एक्स्ट्रा नहीं ले सकता, तो अगर मैं नहीं ले सकता तो मैं यहां पे तुम्हें समझाता हुआ चल रहा हूं है क्या, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस जरा समझो ये होती क्यों है, ठीक।
हमारी आंख में एक बड़ी प्यारी सी लेयर है जिसका नाम है क्या? रेटिना। ये है रेटिना। रेटिना एक फोटो सेंसिटिव लेयर है। रेटिना एक फोटो सेंसिटिव लेयर है और यहां पर दो स्पॉट है। जहां से इमेज हमारे दिमाग के लिए जाती है उसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है ना। और जहां से इमेज ऐसे आती है इसको बोलते हैं येलो स्पॉट, पीत बिंदु, और ये अंध बिंदु। अंध बिंदु वो भाग होता है जहां इमेज नहीं बनती। अच्छे सिखाया हुआ है, जहां इमेज नहीं बनती, ठीक है ना। येलो स्पॉट, ठीक है ना, वो पार्ट है जहां सबसे अच्छी इमेज बनती है। यानी कि देख तो आप कंप्लीट रहे हो, लेकिन अगर आप अभी बोर्ड देख रहे हो तो सिर्फ बोर्ड दिख रहा होगा, मैं क्लियर नहीं दिख रहा हूँ। ये येलो स्पॉट है। येलो स्पॉट में दो तरह की सेल्स आई। एक आई रॉड सेल और एक आती है कोन सेल, ठीक है ना। रॉड सेल फॉर नाइट, रात में देखने के लिए, रात में देखने में जो सेल आपकी मदद करती है वो रॉड सेल है। छड़ के आकार की है, सिंपल समझो, जो छड़ के आकार के आपको दिखे वो रॉड सेल होंगे, जो शंकु के आकार के दिखे ऐसे, ठीक है ना, वो कौन सेल होंगे, ठीक है। रात में देखने में कौन सी सेल मदद कर रही है? रॉड सेल मदद कर रही है। रासे रॉड रासे रात, रासे रॉड रासे रात, यानी कि वो जानवर जिनके पास रॉड सेल ज्यादा होंगी वो रात में देख पाते होंगे, जैसे कि उल्लू। और वो जानवर जिनके पास कौन सेल कम होंगे वो दिन में नहीं देख पाते होंगे, जैसे कि उल्लू, ठीक है ना। मुर्गे को रात में दिखाई नहीं देता, तो तुमने देखोगा पोल्ट्री फार्म में हमेशा रोशनी करके रखते हैं, ठीक। तो अब अगला कौन सा है? कौन सेल। कौन सेल दिन में देखने में मदद करता है फॉर डे विजन, ठीक है ना। और इसमें पाए जाते हैं कलर पिगमेंट या कलर सेल्स। कौन कौन से जरा हम बात करते हैं। ये है रेड, ग्रीन, यानी कि कौन सेल भी तीन टाइप के हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के लिए डेडिकेटेड। सबको समझ में आया? अब जरा सोच के देखो, तुम जितने भी कलर देख रहे हो वो सिर्फ इन तीन रंगों से मिलकर बने हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। और यही एक रीजन है कि इनको हमने प्राइमरी कलर कहा, क्योंकि हमारी आंख में है ना। तो हम इन्हें प्राइमरी कलर इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी आंख में होते हैं। तो हमारे पास आ गया कि भैया ये क्या है, ये कौन सेल है, डे विजन में यूज होते हैं, कलर पिगमेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रंग हम कौन सेल की वजह से देख पा रहे हैं, रंग हम दिन में ही देख पाते हैं। कभी सोचा तुम लोगों ने कि जितने भी ये अच्छी क्लॉथिंग वाली एजेंसीज होती हैं, जहां पे ये कपड़े मिलते हैं, जहां पे अच्छे अच्छे ब्रांडेड टी शर्ट वगैरह मिलती है, उसमें कभी देखा नीचे की तरफ जो टाइल्स होती हैं वो हमेशा रिफ्लेक्टिंग मिलेंगे, और उसमें एचडी पैनल लगे होंगे जो हमने लगा रखे हैं अभी स्टूडियो में, जिससे कि मैं सुंदर दिखूं, ठीक। अब क्या होगा, जितनी ज्यादा लाइट आएगी, और वहां पे तुमने देखा होगा हर तरह से लाइट कहीं भी फेड नहीं होनी चाहिए, हर जगह लाइट दिखनी चाहिए, और तुमने देखा भी होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, जितनी ज्यादा लाइट होगी, ठीक है ना, जैसे कि कौन सेल एक ऑप्टिमम लाइट की तो वो रखनी पड़ती है, ठीक है ना। अब कौन सेल है, अब कौन सेल में उतने ज्यादा क्या दिख रहे होंगे, कलर दिख रहे होंगे, और जितने ज्यादा कलर दिख रहे होंगे हमें उतनी अच्छी लग रही होगी। कई बार ऐसा हुआ होगा कि जब तुम किसी दुकान पर गए होगे तो तुम्हें कोई चीज बहुत पसंद आई होगी कि ये तो सिर्फ मेरे लिए है, और जब घर आके देखा होगा तुम लगा हुआ क्या गोबर ले लिया। तो बस याद रखना उसमें तुम्हारा दोष नहीं था मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मुझसे वो टॉपिक पढ़े नहीं थे। तो अब पढ़ लियो, अब गलती मत करना। ओके, अब आते हैं कलर ब्लाइंड पे। तो तुम्हें समझ में आ गया कलर ब्लाइंड क्या है। जॉन डाल्टन साहब हैं, डाल्टनिज्म इनके नाम पे आया, इन्होंने देखा रेड ग्रीन की वजह से कोई दिक्कत होती है। बस अब हम आते हैं कि रेड ग्रीन वाला क्या सिस्टम है, ठीक है ना। कॉमन टाइप है, सबसे कॉमन टाइप रेड ग्रीन वाला है। जॉन डाल्टन साहब ने कहा तो गलत क्या हो सकता है। अब इसमें दो चीजें आती हैं, या तो रेड नहीं दिखता होगा या ग्रीन नहीं दिखता होगा, ठीक है। तो जरा समझो, अगर किसी के पीछे लग जाए ओपिया ओपिया, आधे सिंगल हो ना, तुम्हारी जिंदगी में पिया है ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी में पिया है ही नहीं।
ओ पिया है। आज वैसे भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं करवा चौथ को और तो कुछ को तो आज भूख नहीं लग रही होगी, कुछ रखे हुए होंगे, कुछ सोच रहे होंगे काश। ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा हूं पिया, तो जिसके पीछे भी ओ पिया लग गया मतलब भाग गया। तो ओ पिया मतलब अब्सेंट। तो प्रोटेनो एक्चुअल में नो पिया होता है। मैं यहां पे तुम्हें सच्ची बात बताऊं तो ओपिया की जगह तुम क्या लगा लो, ओपिया तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लगाया, याद रह जाएगा तुम्हें, नो पिया। ठीक है ना। जिसके पास पिया ही नहीं है वो करवा चौथ का व्रत कैसे रखेगा, तो मतलब अब्सेंट। नो पिया मतलब अब्सेंट। प्रोटेनोपिया जिसमें रॉड सेल के, सॉरी रॉड बोल रहा हूं, कौन सेल के अंदर वो चीज पाई ना जाए जो लाल रंग दिखाए। रेड कोन अब्सेंट। अरे जिसके पास लाल रंग देखने वाली कौन सैली नहीं है वो देखेगा कैसे। तो यह हो गया क्या, प्रोटोनोपिया या प्रोटेनोपिया। ठीक है। अब जरा सुनो। अच्छा नॉर्मली, अरे मुझे वो पुष्पा का गाना याद है, श्री मल्ली है, वो कौन सा था यार, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, वो कौन सी थी, आंखें लड़ी, वो तो बद्दोबदी था ना। ओके वो भी अच्छा था, मतलब खतरनाक सीन था। हाँ नॉर्मली, नॉर्मली मतलब है, नो पिया मतलब नहीं है, नो मल्ली मतलब श्रीमल्ली है बट मानी नहीं है। मतलब जहां पर डिफेक्ट आ जाए बा श्रीमल्ली इज नो मल्ली। ठीक। तो नो पिया नो मल्ली दो चीजें याद रखना। ठीक है। तो याद रखना जहां पर कोई डिफेक्टेड चीज हो जाए उसे नोमली कहते हैं। नो पिया मतलब अब्सेंट। तो प्रोटो मतलब रेड के लिए है, रेड कौन अब्सेंट, यहां पर रेड कौन जो है वो डिफेक्टेड है। इसी वजह से इन लोगों को यह रंग कैसा दिखेगा, ब्राउन। इसी वजह से इन लोगों को यह रंग कैसा दिखेगा, ब्राउन। यानी कि जिसके पास रेड कोन डिफेक्टेड होंगी उन्हें लाल रंग कैसा दिखता है, ब्राउन दिखता है। उन्हें लाल रंग कैसा दिखता है, ब्राउन। अच्छा डुटेरो, डुटेरो ग्रीन के लिए यूज कर रहे हैं। डुटेरो किसके लिए यूज कर रहे हैं, ग्रीन के लिए। अच्छा यहां पे भी लगा दो नो पिया, डुटेरानोपिया, नो पिया, ग्रीन कौन अब्सेंट। ठीक है ना। फिर लगा दो श्री मल्ली की बहन नो मल्ली। ठीक है ना। डिटोरोनोमेली, देखा नाम भी ऐसे हैं कि जीप टूट जाए। इसका मतलब क्या हुआ, रेड की जगह अब यहां पर ग्रीन कोन डिफेक्टेड हो गया, सिंपल। ठीक है ना। तो ग्रीन फेडेड होगा, कंफ्यूज होंगे रेड के साथ, तो इसको हमने कह दिया क्या, डिटोरोनोमली। ठीक है ना। तो याद रखना बेटा, यह मैक्सिमम अबंडेंट इसलिए है क्योंकि यह होता है एक्स क्रोमोसोम की वजह से। क्या किसी और क्रोमोसोम की वजह से होता है, बिल्कुल होता है, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है ना। तो याद रखना कि जो डाल्टन ने देखा था वो एक्चुअल में जेनेटिक डिसीज थी। ठीक है ना। और वो सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसीज थी। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये है ग्रीन और रेड। उसके बाद क्या सा है, येलो, ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस। हिंदी में समझो, ब्लू येलो जो है ना ये सबसे रेयर है। रेयर इसलिए है क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम की वजह से होती ही नहीं। ठीक है ना। नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा होगा, ब्लू और रेड कलर में दिक्कत होगी। ठीक है। वही सेम चीज ट्राइटेनोपिया, हम बात कर रहे हैं ब्लू कोन के लिए, हमारे पास तीन ही तो कौन है, रेड, प्रोटेनो, प्रोटॉन, ड्यूटेरो, ट्राइटेनो, प्रोटेनो, ड्यूटेनो, ट्राइटेनो, प्रोटेनो, ड्यूटेनो, ट्राइटेनो। ठीक है ना। ब्लू को उन्होंने क्या बोला, ट्राइटन नोपिया, ब्लू कोन अब्सेंट, ट्राइटेनो श्रीमल्ली की छोटी बहन नो मल्ली। ठीक है ना। मतलब डिफेक्टेड ब्लू कोन। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह जो आदमी है इससे ब्लू येलो जेबी जो भी हो सब मोहमाया है। इज दैट क्लियर। और बेटा मैंने बोला था ना कि यह सेक्स लिंक डिसीज नहीं है, यह रेयर इसलिए है क्योंकि यह 7वें क्रोमोसोम की वजह से होती है। कौन से क्रोमोसोम की वजह से होती है, 7वें क्रोमोसोम की वजह से होती है। और नाम से ही दिख रहा होगा ब्लू और येलो कलर में डिफरेंस नहीं होता। तो ब्लू और येलो वाले जो होते हैं वो सेक्स लिंक डिसीज में नहीं आते। सेक्स लिंक डिसीज में कौन से आते हैं, जो रेड और ग्रीन वाले होते हैं। इज दैट क्लियर। इसके बाद एक और चीज आती है जिसमें आदमी को रंग ही नहीं दिखता। ठीक है ना। रंग ही नहीं दिखता, इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेसिटी। ठीक है ना। मोनो एक, रंग दिखना। ठीक है ना। और इसमें क्या क्या दिखेगा इनको, इनको दिखेगा ब्लैक, इनको दिखेगा व्हाइट, इनको दिखेगा ग्रे, इसके अलावा इन्हें कोई कलर दिखता ही नहीं है।
अगर किसी की कोन सेल में सारे कलर पिगमेंट गायब हो जाए तो भाई रंग आएंगे कहां से? रंग आने तो तीन से ही थे ना, रेड ग्रीन ब्लू, तो बस भाई, तो इनसे रंग नहीं आते। इज इट क्लियर? अरे हाँ या ना? चलो अब आगे की बात करते हैं। ओके, इसके बाद एक चैप्टर है, ये एक और चीज आती है कि कलर ब्लाइंडनेस के बाद एक और चीज है जिसका नाम क्या है? हीमोफीलिया। व्हाट इज हीमोफीलिया? एक ऐसा विकार जिसमें खून नहीं जमता, एक ऐसा विकार जिसमें खून नहीं जमता। ठीक है, इसका ओरिजिन अगर देखने को मिले तो ताजमून में मिलता है पहली बार, 2nd सेंचुरी के करीब की बात है। ठीक है ना? वो उसमें एक चीज लिखा हुआ है कि जब खतना होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरकम कुछ बोलते हैं इसको, सरकमसीशन या सुन्नत, अगर वर्ड बोला जाए सुन्नत, खतना या फिर सरकमसीशन, इसके दौरान कुछ लड़कों के अंदर यह देखने को मिलता था कि उनका ब्लड इतना बहता था कि उनकी डेथ हो जाती थी। ये पहली बार वहां मिला। ठीक है ना? उसके बाद फिर तो ये लाइन लगती गई, ऑटो साहब ने इसको बोला हेरिडिटी है, बताया उन्होंने। ठीक है ना? परिवारों में चलती रहती है, चलती रहती है, ये ऑटो साहब थे। उसके बाद आ जाओ फ्रेडरिक हॉप, ठीक है ना, इन्होंने इसका नाम हीमोफीलिया दिया था। तो एक्चुअल में इतना ज्यादा डिटेल में तुम्हें जाना नहीं, बस तुम्हें बता देता हूं। ठीक है ना? हीमोफीलिया दिया था। उसके बाद रॉयल डिसीज, रॉयल डिसीज में एक रशिया के डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि भैया ये तो क्वीन विक्टोरिया ने फैलाई है, हमारा परिवार तो खराब किया गया, साथ में जर्मनी वगैरह का भी कर दिया, ब्रिटेन का भी कर दिया। ठीक है ना? तो बस वही चीज है। उसके बाद आ जाओ हीमोफीलिया भी, ठीक है ना, क्रिसमस फैक्टर। ठीक, अब यहां क्रिसमस फैक्टर बोल रहे हैं, यहां पे क्या नाम है इसका, स्टीफन क्रिसमस, इनके नाम पे उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? क्रिसमस डिसीज नाम रख दिया। सिंपल सा है। लेकिन अगर हम बात करें क्या हीमोफीलिया का कोई कॉज है, कोई क्योर है, कोई नहीं है, तो हम बात करते हैं। देखो सुनो, मैंने तुमसे बात की कि 2nd सेंचुरी से स्टार्ट हुआ। ठीक है ना? फिर एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री आई, भाई किसी ने नाम रखा, किसी ने कहा रॉयल डिसीज है, और जाहिर सी बात है ये क्वीन विक्टोरिया के खानदान से बहुत ज्यादा फैला था, इसलिए हमने इसका नाम रॉयल डिसीज रख दिया। ठीक है ना? हमने इसी वजह से इसका नाम क्या रखा? रॉयल डिसीज, शाही बीमारी, कि वही फैला रही है। ठीक है ना? तो अब क्या हुआ कि जिनके अंदर ये सारी चीजें होती थी उन्होंने ब्लड चढ़ाते थे, ब्लड चढ़ाते थे। सोच के देखो, उस टाइम पर हेपेटाइटिस, एड्स वगैरह के टेस्ट नहीं थे, तो जिसको भी चढ़ गया होगा यार, उसको तो ये बीमारी हो गई नहीं होगी, तो बेचारे डबल उसमें पड़ जाते थे। ठीक है ना? हाँ, अगर आज के टाइम पे बात करें कि हीमोफीलिया को हम कैसे ट्रीट करते हैं, तो हीमोफीलिया को हम ट्रीट भी करते हैं और हीमोफीलिया को हम करेक्ट भी कर सकते हैं। क्या क्या थेरेपी है? जेनेटिक थेरेपी है, फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी है, और सबसे फेवरेट क्रिस्पर टेक्निक। ठीक है? तो हाँ, आज हमें इससे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि हम इसको बहुत जल्दी कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। ठीक है? अब आते हैं इस पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि अगर बॉडी के अंदर हीमोफीलिया क्या है, ठीक है ना, हीमोफीलिया का सिंपल सा मतलब है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बॉडी के अंदर अब्सेंट हो जाए, जिसकी वजह से खून जमे ना। और ये किसकी वजह से होता है? ये एक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है। ठीक है ना? क्योंकि अभी हम एक्स की पढ़ रहे हैं। अब यहां पे देखो, सबसे कॉमन हीमोफीलिया है हीमोफीलिया ए। ठीक है ना? फैक्टर 8, ठीक है ना, फैक्टर 8 की कमी से होने वाला बीमारी। ठीक है ना? फैक्टर अगर हम बात करते हैं 9th की, तो कौन सा? हीमोफीलिया बी। और सी में फैक्टर 11th की बात करते हैं। बी को ही हमने क्रिसमस फैक्टर बोला था, और सी जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है? रेयर। सी बहुत ज्यादा क्या है? रेयर है। ठीक है ना? तो अगर कोई मुझसे पूछे तो हीमोफीलिया ए, जिसमें मैंने तुम्हें बोला था फैक्टर 8 कम हो जाता है, और ये सबसे कॉमन है। तो अगर कभी तो कोई तुमसे पूछ लेता है तो तुम्हारा आंसर यही होगा, क्योंकि हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है ना? हीमोफीलिया ए टाइप। ठीक है? जो भारत में हम लोग पढ़ते हैं वो कौन सी पढ़ते हैं? ए टाइप पढ़ते हैं। ये फैक्टर 8 की कमी से है, और 80% लोगों को होती है। वी, जिसकी वजह से क्रिसमस फैक्टर नाम लिखा गया था, वो 9th फैक्टर है। और सी जो है बहुत ही ज्यादा रेयर है, और ये 11th फैक्टर की वजह से होती है। ठीक है ना? इसलिए इन सब फैक्टर्स को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी कहते हैं। फैक्टर 8 को भी एंटी हीमोफिलिक कहते हैं, फैक्टर 9th को भी कहते हैं, और 11th को भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अब वही चीज है कि क्या होता है, हल्की सी भी चोट लग जाए यार, खून बहना रुकेगा ही नहीं। बस वही 4-5 बातें लिख दी। हल्की सी चोट लगने पर जोड़ों से में खून जम जाना हो जाता है, नाक और मसूड़ों से खून आना। ठीक है ना? चोट के बाद सूजन और दर्द, इंटरनल ब्लीडिंग, ये सारी चीजें, मतलब जहां पर भी अगर किसी की चोट लग रही है देसी भाषा में, और उसका खून नहीं जम रहा, तो आंखें बंद करके उसको जो बीमारी है उसका नाम क्या है? हीमोफीलिया। डायग्नोस करने के लिए क्या क्या चीजें? डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले लेते हैं पीटी टेस्ट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, कि प्रोथ्रोम्बिन जमने में कितना टाइम ले रहा है। एक्चुअल में तुम्हें पता है ना, रक्त को जमाने में 13 फैक्टर काम आते हैं, उनमें से एक फैक्टर का नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है ना? उसके बाद एपीटीटी, एक्टिवेट पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, वही 13 फैक्टर्स में से एक होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन।
ठीक है, कि भाई पार्शियल जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन के टाइम को कितना टाइम लग रहा है एक्टिवेट होने में, ठीक है ना। उसके बाद तो वही है फैक्टर ऐसे टेस्ट, जेनेटिक टेस्ट, और ये तो जेनेटिक टेस्ट तो होते ही होते हैं, फैक्टर ऐसे टेस्ट ये तो क्या नाम है इसका, जेनेटिक डिसीज के मेन वो ही है, ठीक है। अच्छा सुनो, अब इसका ट्रीटमेंट फैक्टर रिप्लेसमेंट, आपके पास जो फैक्टर नहीं है मैंने वो दे दिया, जा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। सेम भाई, भाई तुम्हारे पास जो चीज नहीं थी हमने दे दी, 8 नहीं है 8 दे दिया, 9 नहीं है 9 दे दिया, 11 नहीं है 11 दे दिया, लो जाओ जियो अपनी जिंदगी। उसके बाद क्या है इसने, डेस्मोप्रेसिन, ठीक है ना। ये इसने कहा कि हीमोफीलिया एज होता है उसमें कॉमनली दे देते हैं क्योंकि क्लॉटिंग रेट बढ़ा देता है। जीन थेरेपी, मैंने कहा इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। राइस थेरेपी, इसका मतलब ये नहीं है चावल खिलाने हैं, बोले ले बेटा ठूस। राइस का मतलब होता है रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए। रेस्ट करो, अगर आप कोई काम कर रहे हो आप रुक जाओ, जहां पर आपके वो खून की ब्लीडिंग हो रही है या कहीं पर वो नीला थक्का जम रहा है, अब वहां पर आइस लगा दो, कंप्रेस करो, उसे दबाने की कोशिश करो जिससे खून ज्यादा बाहर ना आए, और एलिवेशन थोड़ा सा उसे ऊंचाई पर रख दो, जहां तक मैं समझ पाया हूं, ठीक। ओके, अब क्वेश्चंस, इनसे बने हुए क्वेश्चंस क्या क्या हैं, ठीक है ना। अब एक एक करके मैंने तुम्हें पढ़ाई, दो बीमारियां कौन कौन सी, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, और इनसे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए थे। तो जितने टाइप आए, देखो मैं सारे क्वेश्चन नहीं उठाया, हर एक का टाइप उठा लिया जिससे कि तुम्हारे बाकी क्वेश्चन क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक। इसने कहा हीमोफीलिया रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के लिए एग्जाम्पल किसका है, ठीक है ना। हमें पता है कि लाल ग्रीन जो वो था वो एक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है। अब इसने बोला ऑटोसोमल नहीं है भाई, एपिस्टेसिस पता नहीं क्या होता है, पैलियोट्रोपी पता नहीं क्या होता है, लेकिन सेक्स लिंक्ड डिसीज जरूर होता है, तो उसका मतलब क्या हो गया, सेक्स लिंक्ड डिसीज होगी, ठीक है ना। अगला, इसने कहा हीमोफीलिया एक रिसेसिव एक्स लिंक्ड रोग है। ये बात दिमाग में हमेशा याद रखना, रिसेसिव, ठीक है ना। तो हीमोफीलिया वाले पुरुषों का जीनोटाइप क्या होगा, अब यहां पे जरा समझो। अगर कभी भी किसी भी नाम के ऊपर डोमिनेंसी में लग जाए तो इसका मतलब होता है डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब ये अकेला ही काम नहीं कांड कर जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब होता है रिसेसिव। ये तब तक नहीं बोलेगा जब तक ये ग्रुप में ना हो। तुम बहुत सारे लोगों को जानते होगे, अकेले होते हैं जी 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 जी, जैसे ही अपने ग्रुप में आ गए वैसे ही औकात दिखा देते हैं, सेम वही उन्हीं लोगों की तरह, ठीक है ना। तो H अगर कैपिटल लिखा है इसका मतलब डोमिनेंट, स्मॉल लिखा है तो रिसेसिव। यहां से एक बात दिमाग में बैठा लेना कि हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस दोनों का जीन क्या होता है, रिसेसिव। क्वेश्चन पूछा हुआ है, हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस दोनों का जीन क्या होता है, रिसेसिव। अब जरा सुनो, रिसेसिव जीन है, हमें पता है कि एक्स क्रोमोसोम पर ही होता है और लड़का होने के लिए एक्स वाई चाहिए, तो रिसेसिव के लिए मैं क्या रखूंगा, एक्स एच वाई। अब जरा देख लेते हैं, एक्स एच वाई ए ही है, ठीक है ना, क्योंकि ये डोमिनेंट लड़की है, ये रिसेसिव तो होगी नहीं, ये भी डोमिनेंट में आ गई, ठीक है ना, एच वाई। ओके, अब आगे बात करते हैं। इसने कहा है कि अगर कोई फीमेल है, ठीक है ना, इसको मैं तुम्हें क्वेश्चंस को तुम ही करना है, मैं तुम्हें क्वेश्चंस करना सिखा दूंगा ना। सुनो, यहां पे दो बातें याद रखना, नॉर्मल, ठीक है ना, वेक्टर और डिसीज्ड। वेक्टर मतलब वाहक, वाहक इज अ टाइप ऑफ नॉर्मल, ये नॉर्मल का एक टाइप है, इज अ टाइप ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन करना सीख लो, मैं तुम्हें हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंड बता रहा हूं, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा कि अगर ये फीमेल है, दिमाग में रखना, अगर कोई फीमेल है तो याद रखो ये एक्स एक्स होगी, ठीक है ना। अगर ये वाहक है तो ये एक्स 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 होगी, ठीक है ना। और अगर ये डिसीज है तो मैंने इसके दोनों के ऊपर एच लिख दिया, स्मॉल एच मतलब रिसेसिव। यहां तक क्लियर। वाहक कौन होते हैं, वाहक मतलब कंडक्टर, जिसे वहां जाना ना हो पर आपको छोड़ आए, जिसे वहां खुद जाना ना हो लेकिन आपको वहां छोड़ आए, उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर, वाहक, ठीक है। अब जरा सुनो, मेल, ठीक है। अब मेल की बात कर, मेल के साथ दो ही की चीजें होंगी, या तो होगा या नहीं होगा। सबको समझ में आ गया, या तो होगा या नहीं होगा, क्लियर। अब यहां पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, और इसे हम क्रॉस चार्ट से करेंगे। मैं कह रहा हूं फादर जो है वो नॉर्मल है,
पहला क्वेश्चन है फादर जो है नॉर्मल है, मदर जो है वो वेक्टर है। और हम बात कर रहे हैं किस कौन सी बीमारियों की बेटा? कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। अगर किसी को नहीं पता तो हम बात किसकी कर रहे हैं? कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, दोनों की बात कर रहे हैं यहां पे। ठीक है ना? मां वेक्टर है और बापू क्या है? नॉर्मल। अब ऐसे में क्या होगा? ठीक है ना? ऐसे में ये होगा कि ये रखा जाएगा एक्स बाई, और इसको क्या रखा जाएगा बेटा? ऊपर से देखिए, देखो एक्स एच एक्स। ठीक है, अब एक साइड में मैं लिखता हूं फादर। ये होते हैं बेटा पाई चार्ट, जिसमें 4 डब्बे बनाए जाते हैं। एक डब्बा 25% को रिप्रेजेंट करता है। एक साइड होगी फादर की और एक साइड होगी मदर की। ठीक है ना? अब जरा सुनो, ये दो है ना, तो इनको अलग रखा जाता है, या तो x या y, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं आ सकते। या तो x या अगला x। इज दैट क्लियर? जो संक्रमित है जरा देखो, एक्स एच एक्स, एक्स एच बाई, एक्स 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 बाई। ठीक है, अब जरा देखो फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली। बाहर से पता लगेगा या नहीं लगेगा? ठीक है ना? एक डब्बा 25% का है। ठीक, तो याद रखना जो इसका ये लड़का पैदा हुआ ना, ये वाला लड़का, ये वाला लड़का, सिर्फ ये, ठीक है ना, 25% मेल इसमें बीमार है और से 25% मेल नॉर्मल है। ठीक है ना? और बेटा याद रखना 50% फीमेल नॉर्मल है। तो अगर इसका कोई रेशियो पूछे तो मैं कहूंगा 3:1। एक बीमार है और 3 ठीक है। लेकिन जीनोटाइप की बात करें तो जरा समझो, डिसीज मेल एक, 4 बच्चों में एक, या इसको एक ना लिख के क्या लिख दो? 25%। ठीक है ना? वेक्टर फीमेल, ये खुद बीमार नहीं है पर कल को अपने बच्चों को बीमार कर देगी। नॉर्मल 50%। ठीक है ना? तो इसका रेशियो क्या बन के आया बेटा? 2:1:1। नॉर्मल 50, 25, 25। मैंने तुम्हें अब सारी चीजें बता दी। तुम्हें कोई फिनोटिपिकली पूछे मतलब दिख कैसे रहा है, फिजिकली कैसा, जीनोटिपिकली मतलब वंश कैसे करा। अब जैसे तुम्हें पता होगा कि हमारे यहां जब शादी वगैरह होती थी, तुमने कई बार देखा होगा कि घर वाले लड़का लड़की को तो देखते ही देखते थे, साथ में उसकी नानी के घर तक जाके देखा करते थे। थर्ड, क्योंकि ये जीन एक पीढ़ी में तो छुप जाएगा पर दूसरी पीढ़ी में तो जाके दिखेगा, इसलिए वो 3 पीढ़ी चेक करते थे। वो बेवकूफ नहीं थे। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अब जरा सुनो, मैं अब तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, मेरे साथ करना। मैंने कहा फादर भी डिसीज है, फादर भी डिसीज है और मदर भी डिसीज है। क्या दो इनका तो सर जड़ी खराब है। एक्स एच एक्स एच, यही लिखेंगे ना? इसको क्या लिखेंगे? एक्स एच बाई। अब देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। फादर की साइड में क्या लिखते हैं बेटा? एक्स एच बाई, और मदर की साइड में क्या लिखेंगे? एक्स एच। तो ये क्या हो गया? एक्स एच एक्स एच एक्स एच बाई एक्स एच एक्स एच एक्स एच बाई। 100% डिसीज्ड। ठीक है ना? तीसरा केस देख लेते हैं। फादर डिसीज्ड, पिता बीमार है और जो उसकी मां है, जो मदर है इन बच्चों की, वो वेक्टर है। उसके खानदान में ही बीमारी थी जो उसे मिली। इसे क्या लिखेंगे? एक्स एच एक्स,
इसको क्या लिखेंगे, एक्स वाई। डिसीज्ड, अब खुद बताना, साथ में चलते हुए चलना। ठीक है ना, एक्स एच बाई, और ये क्या है, एक्स एच सॉरी, एक्स एच बाई एक्स वाई। तो अगर तुमने यहां पर गौर किया होगा तो तुम्हें यहां पे कुछ बातें समझ में आई होगी। डिसीज्ड, वेक्टर, नॉर्मल। तो अगर तुमसे कहें 50% बच्चे क्या हो गए, डिसीज्ड, बीमार, और 50% क्या हो गए, नॉर्मल। सिंपल, इससे ज्यादा इजी नहीं हो सकता। अब जरा इसको तुम करके देखो जो मैंने तुम्हें बताया। इसने कहा है कि इफ अ फीमेल कैरिंग जीन फॉर बोथ हीमोफीलिया एंड कलेंड्राइट, इसने कहा कि एक फीमेल है, ठीक है ना, उसके एक जीन पर यह दिक्कत है, ठीक है ना, 50% है, ठीक है, और यह शादी कर रही है नॉर्मल मैन से। जो मेल है यह नॉर्मल है, तो उसके बच्चों का क्या होगा, तो जरा समझो, एक्स वाई एक्स, अब जरा सुनो, एक्स एच बाई एक्स वाई। अब जरा हम यहीं पर ही बात करते हैं किसकी, ठीक है, हम यहीं पर ही बात करते हैं किसकी, इसकी। ये क्या है, वेक्टर, ये क्या है, डिसीज, एक लड़का डिसीज है, ये क्या है, नॉर्मल, ये भी क्या है, नॉर्मल। अब जरा देखो, इसने कहा 50% रोगी बेटे रोगी, 50% सामान्य। सही बात है, आगे बढ़ना ही नहीं है। दो में एक रोगी है तो 50% ही तो रोगी हो गया। चलो, तुम्हें मैंने ये न्यूमेरिकल करने सिखाए अभी जस्ट। अब इसने कहा कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया डिसीज आज ह्यूमन ड्यू टू। बेटा अब तो मुझे बता दो, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया डिसीज जो है रिसेसिव होता है कौन से क्रोमोसोम पर, एक्स क्रोमोसोम पर। रिसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन कौन सा क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम। ये बेटा इतने टाइप से क्वेश्चन बने हैं, इससे ऊपर नहीं है। इसने कहा कलर ब्लाइंड फादर है, उसकी एक नॉर्मल बेटी है, बट अगेन अ कलर ब्लाइंड ग्रैंडसन, ठीक है ना। इट इंडिकेट जीन रिप्रेजेंट फॉर रेस्पॉन्सिबल फॉर जीन, ठीक है ना। अब इसने कहा कि एक बाप है, फादर नॉर्मल है, अच्छा फादर कलर ब्लाइंड है, गर्ल जो है वो नॉर्मल है ना, लेकिन इसका जो ग्रैंडसन है, ठीक है ना, वो क्या है, डिसीज्ड। ये कह रहे हैं, ठीक। यानी कि इस लड़की के अंदर ये जीन आया, लेकिन ये क्या रहा, छिपा रहा, और छिपा जो जीन रहता है वो क्या होता है, वेक्टर, और वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव। तो इसने क्या बोला होगा, एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव जीन। बस उसके पूछने का तरीका पूछ लिया, ठीक है, ओके। चलो अब एक एक करके बात करते हैं। ये थी हमारी कौन सी डिसीज, किन डिसीज के बारे में बात कर रहे थे, सेक्स लिंक्ड डिसीज में हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं कि जीन के ऐड या डिलीट होने की वजह से, ठीक है ना, कि एक्स क्रोमोसोम ऐड हो जाए या डिलीट हो जाए तो क्या होता है, ठीक है। तो याद रखना, इसमें सबसे पहला रोग आता है एक्स क्रोमोसोम के डिलीट होने की वजह से। हमें नहीं पता एक्चुअल में एक्स डिलीट होता है बाई डिलीट होता है, हमें यह पता है कि एक क्रोमोसोम डिलीट हुआ है, एक क्रोमोसोम क्या हुआ है, डिलीट हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास आ गया टर्नर सिंड्रोम 22+X, कितने हो गए टोटल, 45। यहां पर एक खाली हो गया, ठीक है ना, ये कैरियोग्राफ है, ये कैरियोग्राफ है, ठीक है ना, जो जीन्स को बता रहा है कि कौन सा जीन डिलीट हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो गया, एक जीन डिलीट हो गया। अब इस जीन डिलीट होने की वजह से हुआ क्या, ये जो लड़की पैदा हुई है ना, इसकी जो गर्दन है ये बहुत ज्यादा वेवी होगी, हेयर लाइन बहुत ज्यादा कम होगी, ठीक है ना, मेमलरी ग्लैंड का डेवलपमेंट नहीं होगा, आरोटा जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है ना, ओवेरीज इसकी अच्छे से डेवलप नहीं हुई होंगी, और ये सारी की सारी चीजें हमें जिस करेक्टर में देखने को मिलती हैं, इसको हमने क्या बोला, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है ना, इसको हमने क्या बोला, टर्नर सिंड्रोम। देखो मैंने यहां पे भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, शॉर्ट टेम्पर, हाँ एक चीज और याद रखना, हाइट भी उसकी कम होगी, ठीक है ना, हाइट कम है, ओवेरीज डेवलप नहीं है, ब्रेस्ट डेवलप नहीं हो पाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो नहीं रही है, क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है ही नहीं।
भाई इसको अलग से थेरेपी देनी पड़ती है, किसकी? एस्ट्रोजन की और प्रोगेस्ट्रॉन की। तब जाके आईवीएफ से ये बच्चे को क्या कर सकती है? कंसीव कर सकती है। यानी कि ये सारी चीजें इसके साथ देखने को मिल रही है। इवन इसके हार्ट में दिक्कत है, किडनी में दिक्कत है, ठीक है ना। इवन जनरली नॉर्मल हो सकते हैं, पर इनको ना दिक्कत होती है विजुअलाइजेशन में, मैथ और मैप की क्या रीडिंग में, इसमें भी इन्हें दिक्कत हो सकती है। इसको हमने क्या बोला? ये अगर हम देखें तो कुछ इस तरह का सिनेरियो दिखेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। मेमलरी ग्लैंड्स डेवलप नहीं हुई है, बेबी नेक है, ठीक है ना, किडनी माल फंक्शन है, हार्ट की नसें जो हैं वो ब्लॉकेज पड़ी हुई हैं, ठीक है ना, और यूटेरस और ओवेरी डेवलप्ड नहीं हो पाई हैं। इज दैट क्लियर? चलो, और हाँ, शॉर्ट शॉर्ट हाइट है, ज्यादा हाइट नहीं है इसकी। उसके बाद आ जाओ, ये क्लाइनफेंटर सिंड्रोम। एक एक्स क्रोमोसोम, देखो एक एक्स क्रोमोसोम कम हो गया, टर्नर सिंड्रोम। 22 प्लस एक्स, ठीक है ना, टर्नर सिंड्रोम। लेकिन 22 प्लस एक्स एक्स वाई हो जाए तो, एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाए तो लड़का पैदा हो रहा है पर डबल एक्स के साथ। लड़का पैदा हो रहा है पर किसके साथ? डबल एक्स के साथ। तो इसको हमने बोला 47th क्रोमोसोम। ये कौन सा क्रोमोसोम की वजह से? 47 क्रोमोसोम है, और इसमें एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो गया? ऐड हो गया। अब जरा सुनो, अब क्या होगा भाई? एक एक्स ऐड हो गया तो इसका मतलब इसका जो कैरेक्टर हो गया फेमिनाइन हो गया। इसका जो कैरेक्टर हो गया वो क्या हो गया? फेमिनाइन हो गया। अब फेमिनाइन कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो फेमिनाइन कैरेक्टर क्या है? देखो, पहला तो इसकी बॉडी पर हेयर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। देखो चेहरा, देखो कहीं पर भी आपको दाढ़ी मूछें नहीं दिख रही है, ठीक है ना। एवरेज ग्रोथ है। जो इसकी स्तन, जो इसका चेस्ट है, ठीक है ना, यहां पर ब्रेस्ट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहां इसकी मैमेलरी ग्लैंड डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इस बीमारी को कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। इस बीमारी को कहते हैं गायनेकोमेस्टिया, ठीक है ना, कि यहां पर लड़के की स्तन ग्रंथियां क्या हो रही हैं? डेवलप हो रही हैं। और अगर ऐसा हो रहा होगा तो यह बात फैक्ट है कि यहां पर इसके टेस्टिस का साइज, ठीक है ना, टेस्टिस का साइज हमेशा लो होगा, या क्या होगा? बहुत कम होगा। टेस्टिस से लेकर पीनस तक, इसका मतलब जो जेनेटेलिया है, जननांग है, वो भी इसके क्या हो गए? डेवलप नहीं हुए। हड्डियां, हड्डियों में हमेशा इसकी कमजोरी रहेगी, ठीक है ना। ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं किसमें? क्लाइनफेंटर सिंड्रोम। यानी क्लाइनफेंटर में जो मेल बना है, इसके अंदर फीमेल लाइक कैरेक्टर है, क्योंकि मेमलरी ग्लैंड डेवलप हो चुकी है, मेल जेनेटेलिया अनडेवलप्ड है, या फिर कहो तो शॉर्ट है, ठीक है ना। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छेद होने की, गायनेकोमेस्टिया, और बॉडी पर हेयर क्या होंगे? कम होंगे। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है कौन से क्रोमोसोम में? क्लाइनफेंटर में, ठीक है ना। जस्ट सेम चीज बेबी में क्या होता है? वीक मसल्स होती है, जिससे डिलेड मोटर स्किल, जैसे कि बैठना, चलना, दौड़ना कम हो जाता है। तेजी से बोल पाते हैं, सबक नहीं समझ पाते, ठीक है ना। ऑफ्टन क्यूटर, जल्दी किसी चीज को छोड़ देते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है ना। बस टीनेजर आते आते इसके अंदर कौन सी चीज देखने को मिलती है? गायनेकोमेस्टिया। और उसके बाद एडल्ट जब आएगा तो अपने आप देख लो यार, लो सेक्स ड्राइव हो जाएगी, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, क्योंकि मैंने बोला कि टेस्टिस का साइज क्या है? कम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो फिर से आऊंगा वापस। टर्नर सिंड्रोम किसकी वजह से हो रहा है? 22 प्लस एक्स। क्लाइनफेंटर सिंड्रोम 22 प्लस एक्स एक्स वाई। अब एक और पे आ रहे हैं जिसमें आ रहा है 22 प्लस ट्रिपल एक्स, ठीक है ना। 22 प्लस ट्रिपल एक्स, नो डाउट ये सुपर फीमेल है। अब सुपर फीमेल क्यों है? ठीक है ना, देखो इसके पास ना एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, इसकी हाइट बहुत ज्यादा होगी, ठीक है ना। हाइट ज्यादा होगी, लेकिन मेमलरी ग्लैंड का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। मेमलरी ग्लैंड का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। वही गर्दन की स्किन क्या हो जाएगी? वेवी हो जाएगी, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, इसमें भी सेम कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं कि ओवेरीज जो होंगी वो क्या होंगी? अनडेवलप्ड होंगी। इसका मतलब ये भी प्रेगनेंसी जल्दी से कंसीव नहीं कर सकती या नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो हमें पता लग गया कि ट्रिपल एक्स हो जाए तो हम उसे सुपर फीमेल कहते हैं जनरली। तो उसमें क्या होता है? लड़की की हाइट बहुत बढ़ जाती है, मेमलरी ग्लैंड अनडेवलप्ड रहती है, ओवेरीज अनडेवलप्ड रहती है, और ऐसे में ये प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती, इंपोर्टेंसी का घर पा जाती है। अब एक और है जैकब सिंड्रोम या क्रिमिनल सिंड्रोम, जिसमें 2 वाई क्रोमोसोम आ जाए। जिसमें कितने क्रोमोसोम आ जाए? 2 वाई क्रोमोसोम। जी, ये इसका कैरियोग्राफ है, ठीक है ना। अब आप तो सोचो, जाहिर सी बात है टेस्टोस्टेरोन वगैरह वगैरह बाकी सारी चीजें हैं, टॉल स्टेटस है, मसल्स, ठीक है ना, है नहीं है, अस्थमा की दिक्कत चल रही है, दांत कुछ ज्यादा ही बड़े हो जाएंगे, बोल सही से पाएगा नहीं, और सबसे बड़ी बात है यार साइको कैरेक्टर होगा, बिहेवियरल कंडीशन देखने को मिलेगी। इसलिए यहां पे एक वर्ड रखा गया, कौन सा? क्रिमिनल सिंड्रोम। तो मैंने यहां पे तुम्हें डिलीशन और एडिशन से तुम्हें बताए, मैंने कहा कि जब एक्स क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है तो होता है टर्नर सिंड्रोम,
ठीक है ना। जब एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाए बाई के साथ तो उसे बोलते हैं क्लाइनफेंटर, जब एक एक्स क्रोमोसोम और बढ़ जाए तो उसे बोलते हैं सुपर फीमेल, और जब दोनों बाई क्रोमोसोम जाए तो उसे बोलते हैं जैकॉब सिंड्रोम या क्रिमिनल सिंड्रोम। ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑटोसोम के कारण होने वाली बीमारी। इसे मैंने इस तरह से याद किया हुआ, अगर तुम्हें याद रह जाए। पटाने की उम्र 13, पटाने की उम्र 13, डंपिया डाउन करने की उम्र 21, डंपिया डाउन करने की उम्र 21, पटाने की उम्र 13, डंपिया डाउन करने की उम्र 21 और बच्चों की उम्र 18। ठीक है ना, दिमाग में बैठा लो, पटाने की उम्र 13, डंपिया डाउन करने की उम्र 21 और बच्चों की उम्र क्या, 18। ऐसे याद रखना। पटाऊ सिंड्रोम 13वें क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा ऐड होने की वजह से हो जाता है, इसलिए इसे ट्राइसोमी कहते हैं। ट्राइसोमी का मतलब एक्स्ट्रा ऐड होना। देखो यहां पे ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, सबसे बड़ी बात कान, बच्चे के कान देख के पता लग जाएगा। ठीक है ना। ये हाथ की उंगलियां देखोगे ना, इसमें एक एक्स्ट्रा उंगली होगी, ये कान होंगे और होठ क्या होगा, फटा हुआ होगा। इसको हमने बोला क्या, पटाऊ सिंड्रोम। क्या बोला हमने, पटाऊ। पटाने की उम्र 13, कौन से क्रोमोसोम के कारण है, 13वें क्रोमोसोम के कारण। एक्स्ट्रा फिंगर देखने को मिल रही है, होठ फटा हुआ है, कान डिफॉर्म है, ये सारी चीजें हम देखने को मिलती है किसमें, पटाऊ सिंड्रोम में। अब आते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। पटाऊ जैसा ही एडवर्ड सिंड्रोम, पर इसमें एब्नॉर्मलिटी इतनी बढ़ जाती है कि बच्चे की डेथ हो जाती है। ठीक है ना। एडवर्ड सिंड्रोम 18th क्रोमोसोम की वजह से, कौन से क्रोमोसोम के कारण है, 18th क्रोमोसोम के कारण है। ठीक है ना। हार्ट लंग्स एबनॉर्मल है, ओवरलैपिंग फिंगर्स हैं, लोच, कान छोटे हैं, मसल स्टोन है नहीं। फिजिकल साइज क्या होगा, ये बच्चा जब पैदा हुआ होगा तो अपने आप से क्या दिख रहा होगा, बहुत ही ज्यादा छोटा दिख रहा होगा, बहुत ही कमजोर दिख रहा होगा। इसको कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम, जो 18वें क्रोमोसोम की वजह से होता है, जिसे मैंने अभी तुम्हें समझाया। क्या, 18th क्रोमोसोम, पटाने की उम्र 13, बच्चों की उम्र 18, तो एडवर्ड मतलब 18। ये भी 18वें क्रोमोसोम की वजह से, जुड़ने की वजह से होता है। उसके बाद आ जाओ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जनरली देखा गया है ओवा की ओवर मैच्योरिटी की वजह से, यानी कि 30 साल के बाद प्रेगनेंसी को कंसीव करने वाली फीमेल्स में इसके चांसेस हो जाते हैं। ठीक है ना, मैं नहीं कहता होते हैं, हो जाते हैं। ठीक है ना। डाउन सिंड्रोम में क्या है, डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। हाथ पैर छोटे हैं, बच्चा देखने में दिख रहा होगा। ठीक है ना। नाक मुंह थोड़े फ्लैटेंड है, चपटे हैं। ठीक है ना। स्मॉल ईयर्स है, स्मॉल माउथ है, सब स्मॉल है। ठीक, इसी को हमने क्या बोल दिया, डाउन सिंड्रोम। और जनरली इन बच्चों को ना हार्ट की डिसीज रहती है। ठीक है ना। ऐसा नहीं सर्वाइव नहीं करते, बहुत सारे लोग सर्वाइव करते हैं, 60-65 तक जाते हैं। ये जो बीमारी है एक्चुअल में कौन सी है, डाउन सिंड्रोम की। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आया एक क्राइडू चैट सिंड्रोम। क्या होता है, 5वां क्रोमोसोम का एक कंपोनेंट या तो गायब हो जाए या मिसिंग हो जाए, डिफेक्ट हो जाए, तो बच्चा जब रोता है तो बिल्ली की आवाज आती है। इस वजह से इसको हम बोलते हैं क्या, क्राइडू चैट सिंड्रोम। ठीक है ना। तो मैंने यहां पे तुम्हें बताया पटाऊ, एडवर्ड, डाउन, क्राइडू चैट। अब इसके अलावा भी कुछ बीमारियां होती हैं जो डिफेक्ट या जीन की वजह से हुई। ठीक है ना। जैसे कि थैलेसीमिया या सिक्कल सेल एनीमिया। सिक्कल सेल एनीमिया क्या थी, सिक्कल सेल एनीमिया में क्या हुआ बेटा, कि प्लाज्मोडियम की वजह से ये जो आरबीसी थी, ये आरबीसी हंसिए के आकार की हो गई। इसको हंसिया बोलते हैं। ये आरबीसी किसके आकार की होगी, हंसिए के आकार की होगी। अब हंसिए के आकार के होने का क्या हुआ, देखो एक चीज तो होगी कि इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये आदमी ऐसी जगह सर्वाइव नहीं कर सकते जहां पर ऑक्सीजन कम हो। ठीक है ना। यानी कि पहाड़ों पर तो भूल जाओ, इनकी डेथ हो सकती है। ठीक, पर इनको एक फायदा मिला। अच्छा, ये कहां देखने को मिली, जहां मलेरिया बहुत ज्यादा फैला था ना, वहीं हमें सिक्कल सेल एनीमिया देखने को मिली। हुआ क्या, एक जीन के डिफेक्ट आने की वजह से ये आरबीसी क्या हो गई, सिक्कल सेल हो गई, क्योंकि यहां पर लो ऑक्सीजन लेवल है। ठीक है ना। तो जैसे ही यहां पर मलेरिया का पैरासाइट आता है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम सरवाइव नहीं कर पाता, इसलिए जिनको भी सिक्कल सेल एनीमिया होता है उनको मलेरिया नहीं होता। जिनको सिक्कल सेल एनीमिया होता है उनको मलेरिया नहीं होता। मैंने यहां पे बात लिखी हुई भी है कि ये बीटा ग्लोबिन, ठीक है ना, बॉडी में बीटा ग्लोबिन कम प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना। कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का। ठीक है ना। सिक्कल सेल ट्रेट देखने को मिलते हैं, ये प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, जहां पर भी प्लाज्मोडियम देखने को मिले थे, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है जो मैंने अभी जस्ट समझाया। ठीक है ना। अब आ जाओ, इसके बाद अगली बीमारी है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में हमारी आरबीसी कुछ ऐसी दिख रही होती है, माल फंक्शन हो जाती है। किसकी वजह से, अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन की वजह से। ठीक है ना। दो तरह की प्रोटीन बनती है। ठीक है ना। इसमें से किसी भी चेन में डिफेक्ट आ जाए तो हमारी आरबीसी की शेप कुछ इस तरह की हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, थैलेसीमिया। और बेटा इसके लिए हमने बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि सिम्टम्स क्या है, फिटीग है,
उस आदमी को हमेशा पीलिया सा लगेगा, ठीक है ना, फ्रिक्वेंट होगा, बोन डिफॉर्मिबिलिटी है, क्यों? क्योंकि आरबीसी की शेप चेंज होगी। और इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना, जेनेटिक काउंसलिंग, पेरेंटाइन स्क्रीनिंग, कैरियर स्क्रीनिंग और ब्लड ट्रांसफ्यूजन लास्ट ऑप्शन है। किसी के अंदर खून बन ही नहीं रहा, थैलेसीमिया मतलब हीमोग्लोबिन ना बने, एक तरह से इस तरह समझो, जिसके अंदर खून बन ही नहीं रहा उसे तो खून एक्स्ट्रा में देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? तो देखो मैंने तुम्हें समझाया शॉर्ट में आज का चैप्टर, मैंने तुम्हें समझाया जेनेटिक डिसीज, सबसे पहले बताया कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, उसके बाद मैंने बताया टर्नर सिंड्रोम, एक एक्स क्रोमोसोम या बाई क्रोमोसोम कम हो जाए, फिर मैंने बताया क्लाइनफेंटर, एक एक्स बढ़ जाए, एक्स वाई वाई हो जाए, एक्स एक्स वाई हो जाए, सुपर फीमेल ट्रिपल एक्स हो जाए, फिर मैंने बताया था जैकब सिंड्रोम जिसमें एक्स वाई वाई की कंडीशन आ जाए, फिर मैंने बताया था पटानी की उम्र 13, पटाउ सिंड्रोम 13 क्रोमोसोम के कारण, बच्चों की उम्र 18, एडवर्ड सिंड्रोम 18 क्रोमोसोम के कारण, डाउन सिंड्रोम 21 क्रोमोसोम के कारण और क्राइडू-चैट सिंड्रोम 5th क्रोमोसोम के डिलीशन के कारण। ये मैंने तुम्हें बताया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बताया सम अदर जेनेटिक डिसीज में कौन सी आ गई, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, ठीक है। अब जरा सुनो, अगर ऑप्शन में जेनेटिक डिसीज ना हो, याद रखना बेटा, जेनेटिक डिसीज ना हो और जेनेटिक डिसीज पूछी हो, यानी कि उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिक डिसीज, तो फिर किसको मानोगे? तो डायबिटीज, टाइप 1, ब्लड कैंसर, हेपेटाइटिस को जेनेटिक मान सकते हैं, को जेनेटिक मान सकते हैं, ठीक है। जितना भी जेनेटिक डिसीज से क्वेश्चन बन सकते थे या उनकी औकात है, उम्मीद है, कोई भी एग्जाम उठा लो, ठीक है ना, मैंने वो सारे करा दिए हैं तुम्हें, ठीक है। मैं चाहूंगा कि तुम इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना, सीखो। और मैं फिर से कहूंगा कि द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी आपके कैरियर के लिए डेडिकेटेड है। आप आओ, क्लास लो, ज्वाइन करो, ठीक है। हमारा 5 डेज का डेमो फ्री होता है, 6 डेज आपको एडमिशन लेना होता है, और मैंने तुमको बताया पढ़ाई का तरीका हमारा सेम रहता है, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच, सी यू।